मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 7वीं की इतिहास और नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं में नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स। और बच्चों, आज का पाठ है संविधान की उद्देशिका यानी प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संविधान की उद्देशिका यानी प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर, दादर, मुंबई से। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में। बच्चों, पिछले पाठ में हमने क्या सीखा आपको हम बताएं। पिछले पाठ में सीखा संविधान देश का मूलभूत कानून है। जो हमने ये सीखा कि संविधान शासन चलाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो बच्चों, हमने ये सीखा कि संविधान शासन चलाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। राइट बच्चों, अगर हम स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप देख पा रहे हैं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बच्चों, भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को देख पा रहे हैं। और भारत के लौह पुरुष माने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश के पहले गृह मंत्री, स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं बच्चों। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। बच्चों, संविधान के अनुसार ही सरकार सत्ता का संचालन करती है। बच्चों, संविधान के महत्व को आप समझ रहे हैं। तो संविधान के अनुसार ही सरकार सत्ता का संचालन करती है। तो आइए बच्चों, इसी संदर्भ में हम आज आगे बढ़ने वाले हैं। और बच्चों, संविधान के सदस्यों, संविधान सभा के सदस्यों की बात कर लें। राइट, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, यस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप देख पा रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख पा रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आप देख पा रहे हैं। यस बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप देख पा रहे हैं। यस बच्चों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को देख पा रहे हैं। और बच्चों, सरोजनी नायडू को देख पा रहे हैं। यस, इसके अलावा बच्चों, संविधान सभा के सदस्यों की बात करें तो स्क्रीन पर आप JB कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता, यस बच्चों, संविधान सभा के कुछ सदस्यों को स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों, आइए हम संविधान की बात कर रहे हैं तो इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। और हम आपको बताएं कि भारतीय संविधान का प्रारूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिन्हें भारत का संविधान शिल्पी कहा जाता है, तो आप देख पा रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। तो बच्चों, आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, संविधान हमारे देश का मौलिक एवं श्रेष्ठतम कानून है। किसी भी कानून को बनाने के पीछे कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। राइट बच्चों, तो संविधान हमारे देश का मौलिक एवं श्रेष्ठतम कानून है। तो बच्चों, हम भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, ये उद्देश्य निर्धारित किए जाने के बाद विस्तार में कानून के अन्य कानून अथवा प्रावधान बनाए जाते हैं। और इस तरह से बच्चों, उन कानूनों की एकत्रित रूप में संक्षिप्त और सुसूत्रता के साथ की गई संरचना को उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका जिसे इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। तो बच्चों, हम भारतीय संविधान के प्रीएम्बल अर्थात उद्देशिका यानी प्रस्तावना की बात कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर भारत की संविधान की उद्देशिका की बात करें, जिसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना या इंग्लिश में बच्चों देख सकते हैं जिसे प्रीएम्बल कहा जाता है। तो बच्चों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो जिसमें देख सकते हैं हम भारत के लोग। तो चलिए बच्चों,
स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चलिए हम आपको पॉइंट आउट करते हुए, यस, तो देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और एकात्मता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ध्यान रखिए बच्चों, 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इस बच्चों, तो ये प्रस्तावना आप देख पा रहे हैं जिस उद्देशिका की बात करें, जिसे हम मराठी में देखिए बच्चों यहाँ पर, यस, तो प्रस्तावना या उद्देशिका भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे प्रियम्बल कहा जाता है, राइट। तो ध्यान रखिए बच्चों, तो हम भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों, आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग, तो बच्चों शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग, यानी बच्चों यहाँ समझना है, इसमें भारतीयों के उस दृढ़ संकल्प का उल्लेख है जिसके अनुसार सभी भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कटिबद्ध है। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं, हम भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कटिबद्ध है। इस तरह से बच्चों संविधान की अगर तमाम भावनाओं को देखें तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं, ये समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कटिबद्ध है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, यानी प्रेम्बल है, तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि संविधान की यहाँ पर तमाम बातें निहित है। उद्देशिका यानी प्रस्तावना की प्रत्येक अवधारणा, द प्रियम्बल सेट्स आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बच्चों यहाँ पर स्पष्ट होता है, जिससे कि हमारे जो भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के जो उद्देश्यों की बात करें तो यहाँ पर जो झलक है उसे प्रियम्बल में आप देख सकते हैं। तो द प्रियम्बल सेट्स आउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रस्तावना की प्रत्येक अवधारणा इस भारतीय संविधान के संदर्भ में यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आइए बच्चों हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रभुत्व संपन्न राज्य की बात करेंगे, जिसे कहते हैं सॉवरेन स्टेट। इस बच्चों हम भारतीय संविधान की बात करें, भारत पर दीर्घ काल तक अंग्रेजों का शासन रहा और यह शासन 15 अगस्त 1947 को समाप्त हुआ। बच्चों हमारा देश आज़ाद हो गया और देश की आज़ादी के साथ ही बच्चों भारत को चलाने के लिए, यानी देश को चलाने के लिए जरूरत पड़ी संविधान की, और इस तरह से संविधान का निर्माण किया गया। और बच्चों संविधान 26 जनवरी 1950 को जिस पूरे देश में लागू किया। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि किस तरीके से हमने स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रमुख जो उद्देश्य कि हमारा जो भारत है वो प्रभुत्व संपन्न बनना है, और प्रभुत्व संपन्न बनाने का अर्थ था कि चलाने के लिए यानी इसे सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होना जरूरी है। तो लोकतंत्र में प्रभुत्व संपन्नता जनता के अधिकार में होती है, राइट बच्चों। तो इस तरीके से हम जब जनता की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ फिर बात आती है समाज की। तो इस तरह से जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को ही ये अधिकार प्राप्त है। तो इस तरह से अपने देश के अंतर्गत कौन से कानून बनाए ये निश्चित करने का अधिकार जनता और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को प्राप्त है। समाजवादी राज्य की बात करें बच्चों, यानी सोशलिस्ट स्टेट की बात करें तो बच्चों सोशलिस्ट स्टेट यानी समाजवादी राज्य उसे कहते हैं जिस राज्य में निर्धन और धनवानों के बीच खाई नहीं होती, यानी प्रयास ये रहता है कि देश की संपत्ति पर सभी का अधिकार हो तथा कुछ लोगों के हाथ में ही सत्ता, यानी सत्ता अर्थात संपत्ति का एकत्रीकरण न होने पाए। तो कुछ लोगों के ही हाथ में संपत्ति का एकत्रीकरण नहीं होना चाहिए, इस तरह की सावधानी बरती जाए। तो बच्चों पंथ निरपेक्ष राज्य की बात करें कि भारत धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है
और बच्चों यहाँ पर सभी धर्मों को समान रूप से आदर किया जाता है। किसी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। राइट बच्चों, तो नागरिकों को अपने अपने धर्म पालन करने के अधिकार दिए गए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य यानी डेमोक्रेटिक स्टेट के रूप में है। तो बच्चों, लोकतंत्र में प्रशासन की सत्ता लोगों के हाथों में होती है और उनकी इच्छा के अनुसार सरकार निर्णय लेती है और नीतियां निर्धारित करती है। इस प्रकार से बच्चों, जो सभी के कल्याण के लिए, सभी के हितों के लिए सरकार को कार्य करना होता है। और बच्चों, इसके लिए हमने बात की कि जरूरत पर जो आवश्यकता अनुसार जो चुनाव कराए जाते हैं और चुनाव में मतदाता अपना वोट दे करके अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और इस तरह से निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं संविधान द्वारा निर्मित संसद कार्यपालिका में प्रवेश करते हैं और बच्चों इसके बाद जो है वे अपनी प्रक्रिया आगे पूरी करते हैं और वहीं से इस तरह से निर्णय लिए जाते हैं। तो संविधान में उल्लेखित प्रक्रिया द्वारा संपूर्ण जनता के लिए निर्णय लिए जाते हैं। तो बच्चों, आगे हम बात करेंगे गणराज्य की बात करें, रिपब्लिक की बात करेंगे। तो बच्चों, हमारे देश में लोकतंत्र के साथ साथ गणतांत्रिक प्रणाली प्रचलित है। गणराज्य में सभी सार्वजनिक पद लोगों द्वारा चुने जाते हैं और कोई भी सार्वजनिक पद वंश परंपरा अथवा विरासत में प्राप्त नहीं होता। राइट बच्चों, तो हमारे देश में जब हम गणराज्य की बात करते हैं, रिपब्लिक की बात करते हैं, तो चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो या महापौर हो, सरपंच जैसे पद जो कि सार्वजनिक होते हैं बच्चों, और इन पर जो शर्त है संविधान के अनुसार, जो विशिष्ट आय पूरा करने वाला यानी जो शर्त है वो ही नागरिक, भारतीय नागरिक चुनाव लड़ करके यहाँ पर पहुँच सकता है। यस, तो विरासत में किसी एक ही परिवार को इस तरह के पद वंश परंपरा के अनुसार यहाँ पर राज सत्ता प्रणाली इस तरह की चीज़ें नहीं है, बल्कि संविधान के द्वारा बच्चों हम गणराज्य की बात कर रहे हैं जो संविधान में जो है निहित है, उसके अनुसार जो है यस इनका चयन किया जाता है। तो बच्चों, आइए इसी क्रम में हम और आगे समझने का प्रयास करेंगे। हम बात करेंगे इसी संदर्भ में भारत की उद्देश्य का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों, प्रभुत्व संपन्न राज्य यानी सॉवरेन स्टेट के संदर्भ में देखा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ किसी देश का किसी विदेशी नियंत्रण में न होना है। राइट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है किसी देश का किसी विदेशी नियंत्रण में न होना। राइट, और बच्चों हम भारत की बात करें तो अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत देश को। समाजवादी राज्य के संदर्भ में हमने देखा, सोशलिस्ट स्टेट के संदर्भ में समाजवादी राज्य में निर्धन और धनवानों के बीच में खाई नहीं होती। इस बच्चों, तो समाजवादी राज्य में निर्धन और धनवानों के बीच में खाई नहीं होती। तो यहाँ इस तरह से ये सरकार को प्रयास करना होता है, सरकार को प्रयास करना होता है कि जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनको किस प्रकार से विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, ये सरकार का कर्तव्य होता है। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगर धर्मनिरपेक्षता की पर पंथ निरपेक्षता की बात करें तो आप देख सकते हैं इस तरह से। अगर चुनाव की बात करें तो देखिए भारत में जो चुनाव के लिए जो यस भारत यानी हमारे देश में निर्वाचन आयोग है यानी चुनाव आयोग है और बच्चों उसके द्वारा जो है चुनाव की प्रक्रिया संपादित की जाती है। बच्चों, यहाँ हम समानता की बात करेंगे, यस राइट टू इक्वलिटी की बात करेंगे, जहाँ पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यस, तो चाहे पुरुष या महिला, यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी की बात करती हैं, किसी की भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं समानता की। पंथ निरपेक्ष राज्य यानी सेकुलर स्टेट के संदर्भ में हमने थोड़ी चर्चा की कि पंथ निरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है विभिन्न प्रकार के धर्मों की। तो यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि देश में सभी को अपने अपने इस धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार यस अपने जो त्यौहार हैं या जो अपनी धार्मिक परंपराएं हैं उनको संचालित करने, उन्हें मनाने का यस अवसर जो है समान रूप से मिलता है। तो हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। तो पंथ निरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान आदर
दिया जाता है। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर स्टेट है, ये ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे इस लोकतांत्रिक राज्य डेमोक्रेटिक स्टेट की बात करेंगे। लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथों में होती है, उसकी इच्छा के अनुसार सरकार निर्णय लेती है। तुमने इसके संदर्भ में देखा कि किस तरह से जो भी सार्वजनिक, अगर हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो पदों की बात कर रहे थे, जो सार्वजनिक पदों की बात कर रहे थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या मेयर, इनका जो चुनाव होता है बच्चों, हमने इसकी चर्चा की कि विशिष्ट आयोग की शर्त पूरा करने वाले भारतीय नागरिक ही चुनाव लड़कर यहाँ पहुँच सकते हैं। इसकी चर्चा हमने की थी। तो इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और गणराज्य के संदर्भ में देखा, रिपब्लिक के संदर्भ में देखा कि देश में लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्रात्मक प्रणाली यानी गणतांत्रिक प्रणाली, यानी हमने देखा कि किस तरीके से जो कोई भी सार्वजनिक पद वंश परंपरा अथवा विरासत में प्राप्त नहीं होता। सभी सार्वजनिक पद लोगों द्वारा चुना जाता है। कोई भी सार्वजनिक पद वंश परंपरा अथवा विरासत में प्राप्त नहीं होता। तो बच्चों, हम भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। आइए बच्चों, इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। बच्चों, उद्देशिका की जब बात करते हैं, प्रस्तावना की यानी प्रेम्बल की बात करते हैं, तो उद्देशिका द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को इन मूल्यों यानी न्याय, स्वतंत्रता और समता को उसके अनुसार आचरण करने का कानून बनाकर उन मूल्यों को प्रत्यक्ष व्यवहार में उतारने का आश्वासन दिया गया है। बच्चों, तो न्याय, स्वतंत्रता और समता को उसके अनुसार आचरण करने का कानून बनाकर उन मूल्यों को प्रत्यक्ष व्यवहार में उतारने का आश्वासन दिया गया। तो सबसे पहले न्याय की बात कर लेते हैं, यानी बच्चों हम बात करते हैं जस्टिस की, न्याय की। तो न्याय की बात करें बच्चों, तो न्याय का अर्थ ही होता है, न्याय का अर्थ होने वाले अन्याय को दूर कर सभी को उनकी प्रगति हेतु अवसर प्राप्त कराना, यानी अन्याय नहीं होना चाहिए बल्कि न्याय होना चाहिए और सभी को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए, सभी का कल्याण होगा। इस दृष्टि से उपायों की योजना करना ही न्याय को प्रस्थापित करना है। बच्चों, उद्देशिका में न्याय के 3 भेद बताए गए हैं, 3 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहला है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस बच्चों, अगर हम बात करें सामाजिक न्याय की बात करें तो ये बहुत ज़रूरी है, जिसमें किसी जाति, धर्म, वंश, भाषा, प्रदेश, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। राइट। तो बच्चे, यहाँ पर हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखा हमने कि जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता, सभी मनुष्य एक समान हैं। राइट। तो बच्चों, यह बात होती है, ये सोशल जस्टिस की होती है। दूसरा है बच्चों, अगर न्याय की बात करते हैं तो आर्थिक न्याय की हम बात करेंगे, यानी इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं। तो बच्चों, इसमें भूख, भूखमरी, कुपोषण जैसी बातें निर्धनता, दरिद्रता के कारण जन्म लेती हैं। तो बच्चों, इसके लिए निर्धनता, अगर कोई आदमी बहुत गरीब है, निर्धन है, तो उसे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए आजीविका का साधन प्राप्त करने का अधिकार है। तो संविधान ने प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया है कि बिना किसी भेदभाव के इस प्रकार की चीज़ें अर्थात जो है उन्हें अवसर प्रदान किए जाएं। बच्चों, इसी संदर्भ में हमने देखा सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की हम बात कर रहे थे, आर्थिक न्याय यानी इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे थे। इसी क्रम में हम देखेंगे राजनीतिक न्याय की बात करेंगे, यानी पॉलिटिकल जस्टिस की बात करेंगे। तो बच्चों, पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय क्या है? देश का शासन चलाने के लिए सभी को प्रतिभागी बनने का अवसर मिलना चाहिए। राइट। तो यहाँ पर राजनीतिक न्याय की बात करें, पॉलिटिकल जस्टिस की बात हो रही है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक को ये अवसर मिलना चाहिए। देश को चलाने के लिए सभी को प्रतिभागी बनने का अवसर मिलना चाहिए। परिणामतः हमने वयस्क मतदान प्रणाली को अंगीकार किया है, यानी बच्चों 18 वर्ष की उम्र होने के बाद जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी भारतीय नागरिकों को वोट देने का यानी मत देने का अधिकार प्राप्त है। तो चलिए बच्चों, अभी हम न्याय की बात कर रहे थे, जस्टिस की बात कर रहे थे। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ करके अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता की, यानी लिबर्टी की बात करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर स्वतंत्रता की बात करें तो हम पर अन्यायकारी और
अनुचित प्रतिबंध न होना तथा हमारी क्षमताओं का विकास होने हेतु पोषक वातावरण का होना स्वतंत्रता की व्याख्या है। तो बच्चों हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, इसके आगे हम समता और बंधुता की भी बात करेंगे। तो स्वतंत्रता में हमने देखा कि व्यक्ति की श्रद्धा, मान्यता, पूजा, उपासना की स्वतंत्रता उसे मिली हुई है और कोई भी भारतीय नागरिक अपने धर्म के अनुसार उसकी जो स्वतंत्रता है वो उसके हिसाब से कर सकता है। और स्वतंत्रता हमें मिला हुआ है, ये सब अपने धर्म के अनुसार त्यौहार मना सकते हैं, पर्व मना सकते हैं, ईश्वर की भक्ति, आराधना, पूजा अर्चना की स्वतंत्रता मिली हुई है। हम समता की बात करते हैं बच्चों, तो देशिका में भारतीय नागरिकों को समान अवसर दिया गया है और बच्चों इस सिद्धांत के अनुसार सभी बराबर हैं। जब समता की क्वालिटी की बात करते हैं तो जाति, धर्म, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो बच्चों हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, लिबर्टी की बात कर रहे थे, इसके बाद हम समता की बात कर रहे हैं यानी इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। ये कि आप देख सकते हैं किसी भी तरह का भेदभाव जैसे जेंडर के आधार पर यानी पुरुष महिला, यहाँ पर समझ सकते हैं किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। पुरुष और महिला बिल्कुल बराबर हैं, तो लिंग के आधार पर नहीं, वंश या धर्म या जात के आधार पर नहीं, जन्म स्थान के आधार पर नहीं और व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऊंच नीच, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ जैसा भेदभाव नहीं होना चाहिए और उन्नति के अवसर सभी को समान रूप से उपलब्ध कराना चाहिए। तो संविधान की उद्देशिका में एक अनूठे आदर्श अथवा सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। इस बच्चों उसका अर्थ बंधुता का निर्माण करने से है, इस और व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने का आश्वासन। इस तरह से बच्चों हम बंधुता की अगर फ्रेटर्निटी की बात करें तो बच्चों बंधुता संविधानकर्ता अनुभव करते थे कि केवल न्याय, स्वतंत्रता और समता सिद्धांतों से आश्वस्त कराकर भारतीय समाज में समता उत्पन्न नहीं हो सकती। इसके लिए चाहे जितने कानून बनाए जाए लेकिन जब तक भारतीयों में भाईचारा तो बंधुता का मतलब यहाँ बच्चों यस फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हैं, बंधुता की बात कर रहे हैं, इसका मतलब भाईचारा से है यानी भाईचारा होना जरूरी है। तो बंधुता का निर्माण जरूरी है और इसके लिए यस बच्चों बंधुता निर्माण करने के उद्देश्य से ही उद्देशिका में इसे समाविष्ट किया गया। यस, तो बच्चों हमारे देश में सभी नागरिकों के प्रति एक दूसरे की आत्मीयता, अपनापन का भाव होना चाहिए, मिलजुल करके रहने की भावना होना चाहिए। इस तरह से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यस, तो बच्चों हमने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा के बीच निकट का संबंध है बंधुत्व भाव और व्यक्ति की। यस, ध्यान रखना हमने बात की कि किस तरीके से बच्चों जब बात करते हैं जस्टिस की, न्याय करते हैं तो न्याय की बात करते हैं तो यस अगर ज़रूरत पड़ती है न्याय की, अगर न्याय नहीं मिलता है यस तो बच्चों इसके लिए न्यायालय बने हुए हैं और हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है यस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दाहिनी ओर, जो कि सुप्रीम कोर्ट आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह बच्चों नई दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, राइट। इसके अलावा जो न्यायालय हैं राज्यों में भी न्यायालय हैं, यस अगर कनिष्ठ न्यायालयों की बात करें या उच्च न्यायालयों की बात करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय है वह नई दिल्ली में। तो बच्चों न्याय की हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे थे गरिमा की बात कर रहे थे बच्चों। जाति, धर्म, वंश, लिंग, भाषा की अगर बात करें उसके आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के साथ आदर सम्मान का व्यवहार होना चाहिए और बच्चों जब व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति का सम्मान करते हुए स्वतंत्रता और अगर यस उसका आदर करेगा तो निश्चित रूप से इसमें गरिमा का निर्माण होगा और ऐसे वातावरण में बंधुता भाव में सहजता से वृद्धि होगी। इस तरह से न्याय और समता पर आधारित नए समाज का निर्माण होगा जिससे इसका मार्गदर्शन भारतीय संविधान की उद्देशिका द्वारा प्राप्त होता है। इस बच्चों तो इस तरह से हमने देखा कि जो संविधान की उद्देशिका में किस तरह से भारत की जो मूल भावना यहाँ पर निहित है वो दिखाई दे रही है। तो आइए बच्चों अब हम अभ्यास कर लेंगे, राइट। तो ध्यान से आप देखें, तो चलिए संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का प्रारंभ हम टेस्ट के लोग शब्दों से होता है। तो बच्चों हम के आगे कौन सा शब्द आता है वो आपको सोचना है। तो आपके पास विकल्प मिलेंगे 4। पहला है विश्व, दूसरा ब है मुंबई, क है भारत और ड है दिल्ली, राइट।
तो संविधान की जब उद्देशिका प्रस्तावना की शुरुआत होती है तो हम विश्व के लोग, पहला विकल्प के अनुसार, हम मुंबई के लोग, क हम भारत के लोग, या ड हम दिल्ली के लोग। तो बच्चों आपके पास 4 विकल्प हैं, तो आप सोचिए इन चारों विकल्प में कौन सा उचित विकल्प है। यस बच्चों, आपको याद आ गया होगा, चूँकि आप जो है यस, अगर हम संविधान की उद्देशिका की बात करें, प्रस्तावना की बात करें, तो यस बच्चों आप अक्सर इसका आप यस अनुपालन करते रहते हैं। तो हम जो विकल्प है अ ब क ड 4 विकल्प हैं, तो इसमें आपने पहचान लिया होगा। यस बच्चों, क अर्थात भारत, तो सही विकल्प है क अर्थात भारत। तो अब बच्चों इसे जोड़ करके यानी पूरा करके लिखना है। तो संविधान की उद्देशिका का प्रारंभ हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यस ऐसे शब्दों से शुरू होता है। यस, हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होता है। यस बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। चलिए आपके सामने उचित विकल्प चुनो। भारत 15 अगस्त टैस अर्थात रिक्त स्थान दिया है को स्वतंत्र हुआ। तो चलिए बच्चों ध्यान से स्क्रीन पर देखिए, आपके सामने 4 विकल्प आएंगे। तो बच्चों याद कीजिए, भारत 15 अगस्त रिक्त स्थान है को स्वतंत्र हुआ। पहला विकल्प है 1950, दूसरा विकल्प है 1947, तीसरा विकल्प है 1847 और चौथा विकल्प है 1850। तो बच्चों याद कीजिए, हम 15 अगस्त यानी भारत 15 अगस्त कब स्वतंत्र हुआ था। तो बच्चों यहाँ पर जरा भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, जो 1950 दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर कुछ बच्चे संदेह में हो सकते हैं कि 1950 कहीं न कहीं उन्हें गणतंत्र दिवस के संदर्भ में अगर याद आएगा तो सोच लेंगे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को देश का यानी भारत देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन बच्चों यहाँ प्रश्न पूछा क्या गया है, स्वतंत्रता की बात कही जा रही है। यस, यानी 15 अगस्त किस सन में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, तमाम बच्चों ने समझ लिया होगा, जो सही विकल्प है वो है ब अर्थात 1947। चलिए मिला लीजिए अपना उत्तर, टैली कीजिए। 15 अगस्त 1947। तो बच्चों हमारा देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947। ओके बच्चों, तो आपने समझ लिया होगा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। चलिए बच्चों एक प्रश्न और ले लेते हैं, आइए स्क्रीन पर देखिए। उचित विकल्प चुनिए। तो चलिए ध्यान से देखिए, भारत में सत्ता डैश के हाथों में होती है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, भारत में सत्ता रिक्त स्थान दिया है के हाथों में होती है। आपके पास 4 विकल्प मिलेंगे, अ राजा, ब सबसे अमीर व्यक्ति, क विदेशियों, या ड लोगों। यानी अ राजा। अब देखिए लोकतंत्र में सत्ता डैश के हाथों में होती है, तो किसके हाथ में होती है, राजा के हाथ में होती है, या सबसे अमीर व्यक्ति के हाथ में होती है, विदेशियों के हाथ में होती है, या लोगों अर्थात जनता के हाथों में होती है। तो आप सोचिए बच्चों 4 विकल्प दिए हैं, किसके हाथ में होती है, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। यस बच्चों, तो जो लोकतंत्रात्मक प्रणाली में काम करने वाले, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले और लोकतंत्र का पालन करने वाले अगर ऐसे देशों की बात करें तो भारत ऐसा देश है। तो लोकतंत्र की बात करें तो हमारे देश में जो यानी लोकतंत्र में सत्ता, इस बच्चों तो आपने पहचान लिया होगा, राजा नहीं, ब सबसे अमीर व्यक्ति नहीं, क विदेशियों नहीं, तो क्या जनता। तो ड उत्तर बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है आपने मिला लिया होगा, टैली कर लीजिए अपना उत्तर। इस तरह से बच्चों इसे पूरा करके लिखना है, वाक्य को पूरा करके लिखना है। लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथों में होती है, लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथों में होती है। इस तरह से पूरा करना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में।
चलिए बच्चों, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखना है। तो सामने स्क्रीन पर एक कथन दिया हुआ है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ किसी देश का किसी विदेशी नियंत्रण में न होना है। ध्यान से सुनिए एक बार फिर से। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ किसी देश का किसी विदेशी नियंत्रण में न होना है। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, इसकी चर्चा की थी हमने। यस बच्चों, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ किसी देश का किसी विदेशी नियंत्रण में न होना है। तो चलिए बच्चों, अगले कथन की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए स्क्रीन पर आएगा दूसरा कथन। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखिए। अगला कथन है, समाजवादी राज्य में निर्धन और धनवानों के बीच में खाई होती है। बच्चों याद कीजिए, समाजवादी राज्य में निर्धन और धनवानों के बीच में खाई होती है। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, हमने इसकी चर्चा की थी। यस, समाजवादी राज्य में निर्धन और धनवानों के बीच में खाई होती है, ऐसा कथन में कहा जा रहा है। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, इसकी चर्चा हमने की थी कि समाजवादी राज्य में निर्धन और धनवानों के बीच में खाई होती है। यस, ऐसा नहीं है। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, ये कथन सत्य नहीं है। यस बच्चों, यानी समाजवादी राज्य में निर्धन और धनवानों के बीच में खाई होती है, ये कथन असत्य है। तो देखिए ऊपर लिखा है कि अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो बच्चों सत्य करके लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, सत्य कथन किस तरह से लिखेंगे। समाजवादी राज्य में निर्धन और धनवानों के बीच में खाई नहीं होती है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, समाजवादी राज्य में निर्धन और धनवानों के बीच में खाई नहीं होती है। यस, तो इस तरह से कथन को, असत्य कथन को सत्य कथन करके लिखना है। तो चलिए बच्चों, यहाँ आपने समझ लिया होगा। आइए और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, लास्ट में हम देखेंगे निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखना है। हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। याद कीजिए बच्चों, हम अपने देश की अर्थात भारत देश की बात करें। हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी। इस बच्चों आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर तैयार कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। इस बच्चों, तो आपने इसे समझ लिया होगा। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि भारत की उद्देशिका के संदर्भ में, भारत की प्रस्तावना के संदर्भ में ये जो पाठ आपने पढ़ा, आपने इसे सीख लिया है, समझ लिया है। तो बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब परिश्रम कीजिए और बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बच्चों हाथ बराबर धोते रहिए। यस, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और बच्चों जो है कि खूब मेहनत कीजिए, खूब परिश्रम कीजिए। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।